कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में हमने बात करी थी। वेरियस कॉजेज आर देयर रिगार्डिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड वन पॉल्यूशन, थर्ड वन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फिर पोचिंग बताया था, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बताया था। और अब जो है जो लास्ट पॉइंट कल हम डिस्कस कर रहे थे बट रह गया था, दैट इज फॉरेन इन्वेजिव स्पीसीज। ओके, बहुत सारी स्पीसीज ऐसे होती हैं जो कि किसी कंट्री की नेटिव नहीं होती, वो दूसरी जगह से यहाँ पर इंपोर्ट करी जाती है। या तो वो एक्सीडेंटली पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर उनको डेलिब्रेटली जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज को हम फॉरेन इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर वो हमारी इकोनॉमी को और इसके अलावा हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगी, हमारे इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाएगी, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए उसकी जगह वो ले लेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू IUCN, जो मैंने अभी कल बताया था, IUCN का एक डाटा ये प्रिडिक्ट करता है कि जो 40% बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की, जो कि बाहर से लाई गई हैं और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनकर उभर रही है। तो पहली कौन सी है, एक मैंने बताया था, हिंदी का नाम है विलायती कीकर। कीकर एक हिंदी वर्ड है, मतलब जितने भी कांटे वाले पौधे होते हैं उनको कीकर बोल दिया जाता है। लेकिन जो विलायती कीकर है वो बाहर का है, एक देसी कीकर होता है जिसको हम बबूल बोलते हैं, ठीक है। तो बबूल नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये जो विलायती कीकर है ये नुकसानदायक है। इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसको मेक्सिको से यहाँ पर लाया गया था, मेक्सिको और जमाइका से इसके सीड्स यहाँ पर इंपोर्ट करे गए थे, क्योंकि बहुत कम पानी में ये पेड़ जीवित रहता है, तो इसको यहाँ पर लाया गया था। और सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों पर भी ये बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये 40 मीटर जमीन के नीचे जाकर सारा पानी जो है खत्म कर देती है। इसके अलावा जो इसके लीव्स होती हैं, जो इसकी लीव्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा जो उसके फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसमें कोई भी इंसेक्ट जो है फीड नहीं करता, इसकी लीव्स को कोई भी एनिमल नहीं खाता, और जहां पर एक बार आ जाए तो अपना ही जंगल बनाता चला जाता है। तो वहां पर जो नेटिव स्पीसीज रहेंगी उनको वो एक्सक्लूड कर देगा, बाहर निकाल देगा और अपना ही जो है उस प्लेस लेता रहेगा वहां पर। तो ये बहुत ही बेकार स्पीसीज है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, और इसकी लीव्स भी बहुत छोटी होती है, तो इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल भी एफिशिएंटली नहीं होता। तो आज जो हम दिल्ली रिज के अगर जंगल में जाकर देखेंगे तो 80% वेजिटेशन जो है वो विलायती कीकर की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी स्पीसीज है वो है लेंटाना। लेंटाना जो है, इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, और कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया को इसके फ्लावर्स बहुत पसंद थे, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसको साउथ अमेरिका से आपका कोलकाता बोटेनिकल गार्डन में इंट्रोड्यूस इसको किया था। लेकिन वहां से इसके जो सीड्स हैं वो एस्केप कर गए, और आज पूरे इंडिया में जंगल्स में ये दिखाई देते हैं। इसकी वजह से जो टाइगर हैबिटेट है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि ये भी पेड़, ये एक श्रब होता है, पेड़ नहीं होता, ये श्रब रहता है, और जहां पर एक बार पहुंच जाए तो अपना ही ये भी जंगल बनाता चला जाता है, वहां पर घास तक वो उगने नहीं देता। अगर ग्रास नहीं होगी तो उसको डियर, आप सभी जानते हैं ग्रास खाता है, तो फिर उसका जो खाना है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आप सभी जानते हैं फूड चेन का कंसेप्ट, तो अल्टीमेटली टाइगर या लायन पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो लेंटाना सेकेंड स्पीसीज है। इसके अलावा थर्ड वन इज पार्थेनियम। पार्थेनियम को कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, क्योंकि इसके सीड्स जो हैं 1950s के दौरान जब हम वीट को इंपोर्ट करते थे फ्रॉम यूएस से, तो उस कंसाइनमेंट के साथ में बहुत बारीक इसके सीड्स हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। तो आज ये पूरी इंडिया में देखने को मिलता है। छोटा पौधा है, आपने रोड्स के साइड में भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है, और कटी कटी पत्तियां होती हैं, और ये रोड्स के साइड में बहुत आराम से आपको दिख जाएगा। तो ये भी एक इन्वेसिव पौधा है पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास बोलते हैं, और ये भी यूएसए से यहाँ पर आया है,
इसका जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स वो भी एस्थमेटिक है, और सेकेंडली अगर आपकी स्किन से इसका कांटेक्ट होता है तो आपको डर्मेटाइटिस या रैशेस हो सकते हैं। अगर ये पौधा आपकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से आपको डर्मेटाइटिस या फिर रैशेस हो सकते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसको अगेन कोई एनिमल नहीं खाता, और आज ये पूरी इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड्स में फैल चुका है और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसकी वजह से पहुंच रहा है। ठीक है, फोर्थ वन इज दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट्स। एक और प्लांट आप नोट कर लीजिए, दैट इज आइकॉर्निया। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी। आपने देखा होगा वाटर बॉडीज में बहुत सारे पौधे जो है वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो एक पौधा ऐसा होता है, उसकी लीव्स कुछ इस तरीके से होती है और ये वाटर की सरफेस पर बहुत सारे तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आइकॉर्निया क्रेसिपेस है, इसको भी साउथ अमेरिका से लाया गया था और आज ये बहुत रैम्पेंट हो चुका है। इसका टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि ये वाटर बॉडीज को चोक कर देता है। ठीक है, तो पूरी वाटर बॉडीज के ऊपर आपको इसके मैट दिखाई देंगे, पूरा प्लांट जो है उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स की बात रही। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंडिया में एक एनिमल जो है आज सबसे बड़ा एक सरदर्द बनकर उभर रहा है, दैट इज अफ्रीकन जायंट स्नेक। ये बहुत बड़ा स्नेल होता है, करीबन आपकी हथेली से भी बड़ा ये स्नेल रहता है। ठीक है, और इसको पेट ट्रेड के कारण इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और आज खासकर केरला में ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है उसको ये खाकर खत्म कर देता है। ठीक है, उसके अलावा अब ये धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी पहुंच रहा है। दिल्ली में भी अभी ये जो है पहुंच चुका है। यहाँ पर भी जो दिल्ली रिज के जंगल में मानसून के टाइम पर जाकर देखेंगे तो इतने बड़े बड़े स्नेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी जो है एग्रीकल्चर के लिए और इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा सरदर्द बन चुका है और फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, जो आपका फॉरेस्ट है उसको उगने से पहले ही वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो अफ्रीकन जायंट स्नेक। दूसरा है आपका, ये तो इंडिया का एग्जांपल है, एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लेते हैं, वो है केन टोड। ऑस्ट्रेलिया में इस केन टोड को इंट्रोड्यूस किया गया था और साउथ अमेरिका से शुगर केन फील्ड के अंदर जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसने जो है वहां पेस्ट को तो कम कंट्रोल किया, लेकिन वहां की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी थी, चाहे वो रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे या फिर इंसेक्ट्स थे, उनको ही खाना शुरू कर दिया। तो आज ये बहुत बड़ा वहां पर सरदर्द बन चुका है केन टोड, क्योंकि ये काफी ज्यादा जहरीला होता है। ये फ्रॉग जो है एक तरीके का फ्रॉग है जो काफी ज्यादा जहरीला होता है क्योंकि इसकी स्किन पर बहुत सारे पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर एनिमल इसको खा ले, जैसे फ्रॉग को आप सभी जानते हैं स्नेक खाता है, तो स्नेक खा ले या कोई बर्ड खा ले तो इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो केन टोड है उस ऑर्गेनिज्म के पेट में जिंदा रहता है और जब वो ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है तो फिर ये वापस क्रॉल करता है और उसके मुंह खोलकर बाहर निकल आता है। तो केन टोड ये भी बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में और ये इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से जो है बढ़ती चली जा रही है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन इन्वेसिव स्पीसीज जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, एक है आपका कंजर्वेशन और दूसरा है प्रिजर्वेशन। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन? What is conservation and what is preservation? बायोडाइवर्सिटी से दूर करके आप उसको ex-situ और in-situ के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, थोड़ा सा आपने राइट बोला कि प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी से दूर करके रखना बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना
कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करते हैं, जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करते हैं और उसको फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। जहां पर उसका सस्टेनेबल यूज होगा, यानी लिमिटेड ह्यूमन एक्शन उस पर अलाउड है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि उसकी जो सर्वाइवल है उस पर असर पड़ने लगे। लिमिटेड ह्यूमन एक्शन यहाँ पर अलाउड होता है कंजर्वेशन में। प्रिजर्वेशन में कोई ह्यूमन एक्शन जो है या एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। तो प्रिजर्वेशन में ह्यूमन बीइंग से दूर रखा जाता है बायोडाइवर्सिटी को और उसको प्रिजर्व करा जाता है, और कंजर्वेशन में जो है लिमिटेड ह्यूमन एक्शंस दे आर अलाउड बट टिल सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड, तब तक रखा जाता है। और इसके अलावा फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उसको कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोनों कंसेप्ट अलग हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें सबसे पहले बात करनी है IUCN एंड रेड लिस्ट के बारे में। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। और ये हर साल एक बुक रिलीज करती है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, और इस रेड डेटा बुक के अंदर एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं हम रेड लिस्ट, ठीक है। इस रेड डेटा बुक के अंदर एक लिस्ट होती है जिसका नाम है रेड लिस्ट, और उसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपको वेरियस ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स पर ज्यादा थ्रेट है ऑफ एक्सटिंक्शन और कौन से पर जो है कम थ्रेट है, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पूरे अर्थ से खत्म होने वाला है और कौन सा ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन या स्पीसीज की पॉपुलेशन अभी सिक्योर्ड है, वो कौन दिखाता है? आपका रेड लिस्ट, ठीक है। रेड लिस्ट से आपको पता चलेगा। इसमें टोटल 9 तरीके की कैटेगरीज जो है आप देखते हैं, वो कौन सी 9 तरीके की कैटेगरीज है? पहला है एक्सटिंक्ट, दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तीसरा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चौथा है इंडेंजर्ड, पांचवा है वल्नरेबल, छठा है नियर थ्रेटन्ड, सातवां है लीस्ट कंसर्न, आठवां है डाटा डेफिसिट एंड नौवां है नॉट इवैल्यूएटेड। तो टोटल आपको 9 कैटेगरीज इसमें देखने को मिलती हैं इस लिस्ट के अंदर, जिनमें अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा जाता है। पहला है एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तीसरा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चौथा है इंडेंजर्ड, पांचवा वल्नरेबल, छठा नियर थ्रेटन्ड, सातवां लीस्ट कंसर्न, आठवां डाटा डेफिसिट और नौवां है नॉट इवैल्यूएटेड। तो टोटल 9 कैटेगरीज आपको इसमें देखने को मिलती है। कैन एनीवन टेल व्हाट इज एक्सटिंक्ट? लुप्त, ठीक है, यानी उस ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का जो लास्ट इंडिविजुअल भी है विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट इज वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। यानी अब वो स्पीसीज का एक भी इंडिविजुअल आपको अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। सच स्पीसीज दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है। और कोई एग्जांपल बता सकता है एक्सटिंक्ट का? क्या हो सकता है? डायनासोर तो बहुत पुरानी बात हो गई, जो अभी की नई बात है वो है डोडो। नाम सुने? ये बर्ड है जो कि मॉरिशियस में कभी रहा करता था। इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब उड़ नहीं सकता था। तो मॉरिशियस में इस बर्ड के कोई प्रेडेटर्स नहीं थे, शिकारी नहीं थे, तो इस बर्ड को उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और एवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे ये फ्लाइटलेस बन गया और अपने आप को ग्राउंड पर रहने के लिए उसने ढाल लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये बर्ड उड़ नहीं सकता, इसका शिकार आराम से कर सकते हैं और इसका जो मीट होता है वो भी काफी टेस्टी होता है। तो इसी कारण इसको लार्ज नंबर पे मारा गया डोडो को। और ह्यूमन बींग्स के साथ यानी सेलर्स के साथ में उनकी जो शिप में रैट्स थे, उन्होंने डोडो के जो नेस्ट थे उसको अटैक किया। उसकी वजह से उनके नेस्ट में जो अंडे और बच्चे थे उनको ये रैट्स ने खत्म कर दिया
और बाकी जो है ह्यूमन बींग्स ने इसको खत्म कर दिया। तो देखते ही देखते विद इन 50 to 100 ईयर्स इसकी पॉपुलेशन जीरो हो गई और आज जो है पूरे अर्थ पर कहीं भी ये दिखाई नहीं देता। तो दिस बर्ड इज एक्सटिंक्ट बेसिकली। दूसरा एक और बर्ड है जिसका नाम है पैसेंजर पिजन। इसी का पार्ट है। कभी पैसेंजर पिजन जो है इसके इतने बड़े फ्लॉक्स यानी झुंड उड़ते थे कि नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता था, तो वहां का जो आकाश था वो पूरा काला पड़ जाता था। इतने ज्यादा अबंडेंस में ये कभी मिलता था। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा इसकी पोचिंग हुई, हंटिंग हुई और इसकी वजह से ये पूरे तरीके से डेसिमेट हो गया। तो आज इसको कहीं भी आप नहीं देख सकते पूरे अर्थ में, ठीक है। इंडिया में एक एनिमल है जिसको एक्सटिंक्ट जो है हो चुका है, वो है इंडियन चीता। इंडियन चीता और लेपर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करना। लेपर्ड को तेंदुआ बोलते हैं, चीता जो है वो संस्कृत वर्ड है, वो एनिमल बिल्कुल अलग है। तो आप देखेंगे कि फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज चीता और उसका नाम संस्कृत की वजह से ही पड़ा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ही वो एक्सटिंक्ट हो गया। 1949 में लास्ट चीता जो है वो मारा गया था। कभी राजा महाराजा जो है चीता को एज अ पेट्स पाल कर रखते थे, जैसे आप डॉगी को पाल कर रखते हैं उसी तरीके से चीता को भी पाला जाता था और हंटिंग लॉजेस में जब वो शिकार करने के लिए जाते थे तो साथ उनको लेकर जाते थे। लेकिन अब जो है 1949 में तब उनका इतना ज्यादा एक्सेसिव पोचिंग हुई, शिकार हुआ कि वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है इनको वापस लाने के लिए। इंडिया में कहां से लाएंगे? नामीबिया से, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, रिसेंटली न्यूज है, नामीबिया से, अफ्रीका से इनको यहाँ पर लाने की कोशिश करी जा रही है। और मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि अफ्रीका की कंडीशंस इंडिया की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो देखेंगे कि कितना ये सक्सेसफुल होता है। बट फिर भी एक पहल करी जा रही है टू री इंट्रोड्यूस चीता बैक इनटू द वाइल्ड इन इंडियन कंडीशन, ठीक है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नाम से क्लियर है कि सच ऑर्गेनिजम्स दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड, मतलब जंगलों में ये खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कैप्टिविटी यानी चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर, ये बोटेनिकल गार्डन्स में अभी भी ये प्रेजेंट है। तो सच ऑर्गेनिजम्स दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो यानी चिड़ियाघर से, जू में से उनको निकाल कर आप इंट्रोड्यूस बैक कर सकते हैं वाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है हवाईयन क्रो का। हवाई आइलैंड है, यूएसए के अंडर आता है, उसमें एक क्रो पाया जाता है, क्रो स्पीसीज। वो बिल्कुल वाइल्ड से एक्सटिंक्ट कर चुकी है, जंगलों में नहीं मिलती, लेकिन अभी भी चिड़ियाघरों के अंदर वो प्रेजेंट है और कोशिश जारी है कि इसको वाइल्ड में री इंट्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फेस इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब इनमें बहुत ज्यादा खतरा है और इनकी पॉपुलेशन जो है लास्ट 10 इयर्स में उनमें 90% या इससे ज्यादा डिक्लाइन रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। लास्ट 10 इयर्स में इसकी पॉपुलेशन, इन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में 90% या मोर डिक्लाइन जो है रिपोर्ट किया गया है और इनमें इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो नजर आ रहा है। तो सच ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और इसमें आता है आपके 4 स्पीसीज ऑफ इंडियन वल्चर। वल्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। कोई मुझे बता सकता है वल्चर्स का क्या इकोलॉजिकल रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ वल्चर्स? दे एक्ट एज वेरी गुड स्कैवेंजर्स, अपमार्जक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता था पहले कि कोई कैटल यानी गाय भैंस जब मर जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को गांव से बाहर जाकर फेंक दिया जाता था, जहां पर गिद्ध उसका इंतजार कर रहे होते थे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक गिद्ध का झुंड जो है पूरी गाय या भैंस को खाकर खत्म कर देता था। इसकी वजह से क्या होता था, वो जो डेड बॉडी थी वो सड़ती नहीं थी और इसके अलावा जो कोई बीमारी उसकी वजह से फैल सकती थी वो नहीं होती। इवन पारसीज में, आप जानते हैं पारसीज में क्रीमेशन किस तरीके से किया जाता है? उनके वहां पर टावर ऑफ साइलेंस होते हैं जिनके अंदर वो अपनी डेड बॉडीज को जाकर छोड़ देते हैं, वहां पर वल्चर्स आकर उनको खाते हैं, क्योंकि पारसीज में ये माना जाता है कि आपका जो फायर होता है वो काफी ज्यादा पवित्र है, इट इज लाइक फायर्स। तो उसके फायर में किसी भी चीज को नहीं जलाते, खासकर डेड बॉडीज। तो वो लोग जो है टावर ऑफ साइलेंस में जाकर अपने डेड लोगों को वहां पर रख देते हैं और वल्चर्स आकर उनको खाते हैं।
लेकिन अब जो है उनको मजबूरी में दूसरे तरीके से क्रीमेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। और इंडिया की जो 4 स्पीसीज ऑफ वल्चर हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि लास्ट 10 ईयर्स में इनकी पॉपुलेशन में 99% से भी ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो रिपोर्ट किया गया। कभी दिल्ली जैसी सिटी में भी ये इतने अबंडेंट थे, आज से सिर्फ 20 साल पहले ही इतने अबंडेंट थे कि अगर आप आकाश में देखते तो आपको बहुत सारे वल्चर्स इनसर्कल करते हुए दिखाई देते थे बहुत आराम से। लेकिन अब जो है ये दिखाई नहीं देते, और उसके पीछे का कारण है एक ड्रग जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, मेडिसिन है, कह सकते हैं मेडिसिनल ड्रग है, जिसका यूज वेटनरी पर्पस के लिए भी किया जाता है। मूव आपके घर में है, लगाते होगे जब कमर दर्द होता है या मसल्स में दर्द होता है तो उसके पीछे जाकर देखिएगा उसमें डाइक्लोफिनेक होती है। हाँ, लिखा रहता है। तो ये डाइक्लोफिनेक का यूज ह्यूमन बींग्स में भी होता है, और इसके अलावा कैटल यानी जो गाय या भैंस है, जब इनके घुटने टूट जाते हैं या फिर हड्डियां टूट जाती हैं या मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मसल पेन होता है, तब उनको डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन दे दिया जाता है। अभी जो डाइक्लोफिनेक है मैमल्स के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। जिन कैटल में ये डाइक्लोफिनेक का टीका या इंजेक्शन दिया होता था जब वो मरती थी, जब उनकी बॉडीज पर गिद्ध जो है उनको खाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि डाइक्लोफिनेक उनकी बॉडीज में पहुंचकर इट लीड्स टू किडनी फेलियर, उनकी किडनीज जो है वो फेल हो जाती थी। और देखते देखते डाइक्लोफिनेक की वजह से 99% वल्चर्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गई। अब इसका असर क्या पड़ रहा है इंडिया में, खासकर वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से ये देखा जा रहा है कि रेबीज के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गिद्धों का इकोलॉजिकल रोल था, वल्चर्स का इकोलॉजिकल रोल था, वो ले लिया क्रोज ने और इसके अलावा डॉग्स ने। ठीक है, अब जो डॉग्स हैं, आप जाएंगे विलेजेस में, डॉग्स जो हैं वो डेड बॉडीज को कंज्यूम कर रहे हैं कैटल, और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेरोशियस भी हो गए। आपने सुना भी होगा बहुत बार डॉग्स ने बच्चों का एट किया और बच्चों को खा भी लिया। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेरोशियस हो रहे हैं, और उन्होंने क्योंकि दे आर फीडिंग ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द कैटल, और इसकी वजह से वो कई बार ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं वल्चर्स आपके घर तक तो नहीं आएगा, लेकिन डॉग्स आपके घर तक पहुंचते हैं, क्रोज भी आपके घर तक पहुंचते हैं, एंड दे कैरी लॉट मेनी डिजीजेस। क्रोज से इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन डॉग से खासकर आप सभी जानते हैं रेबीज हो सकता है। तो आप देखते हैं इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी खराबी होती है तो उसका असर जो है वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है और दूसरी जगह जाकर कई बार वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो एक ये केस है। इसके अलावा एक और बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बारे में मैंने बताया था जब हम ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी भी पॉपुलेशन जो है 150 बर्ड्स के करीबन बची है इन द वाइल्ड, क्योंकि जिन ग्रासलैंड्स में ये रहता है वो बिल्कुल वाइप्ड आउट हो चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं सोनचिड़िया या सोनचिड़ैया, और इंडिया का ये लार्जेस्ट बर्ड है, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, बहुत बड़ा है कि ह्यूमन हाइट तक आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि इसका हैबिटेट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब ये है कि दे आर ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, बट वो इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देखने को मिलता है, तो उससे थोड़ा सा कम थ्रेट यहाँ पर है, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है, इनका हैबिटेट बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, इसकी पॉपुलेशन को नहीं संभाल कर रखा गया, तो इन फ्यूचर दे विल बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे, कोई मुझे बता सकता है एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड? टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर इसमें आता है, एशियाटिक लायन, ये सभी जो है इसमें आएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस, ठीक है, राइनोसरस या राइनो, वो सब जो है इसके अंदर आएंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। उसके बाद की जो दो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड। उसका ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन अभी भी इनमें इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है। अगर इनको नहीं बचाया गया तो इन फ्यूचर में वो इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट हो सकती है।
ठीक है, पॉपुलेशन इनकी भी कम हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कम हो रही, लेकिन उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो थोड़ा सा कम है। यहाँ पर 90% है, यहाँ पर 70% है, यहाँ पर 50 या 30% के करीब है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो लेकिन फिर भी बहुत तेजी से गिर रहा है, उसको संभालना जरूरी है, नहीं तो इन फ्यूचर वो दे कैन बिकम इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट इज लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनकी पॉपुलेशन या तो अभी स्टेबल है या फिर जो है इन फ्यूचर उनमें कोई भी डिक्लाइन होने की चांसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल हाउस क्रो, ठीक है, आप क्रोज देखते हैं, कौवे, उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है या फिर बढ़ रही है, घट नहीं रही, तो उनपे इमीडिएट जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है वो नहीं है इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा पिजन्स देखते हैं, ठीक है, पिजन्स का भी नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो वो सभी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज डाटा डेफिसिट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। डाटा डेफिसिट का मतलब यह है कि उनके बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में प्रॉपर डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हैं। तो पहले का बहुत ऑब्सक्योर डाटा अवेलेबल है, लेकिन अभी का लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उनको डाटा डेफिसिट कैटेगरी में डाला जाता है। और नॉट इवैल्यूएटेड का मतलब ये होता है कि उस पॉपुलेशन को, उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को अभी इवैल्यूएट ही नहीं किया गया कि कितनी उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अभी बची हुई है, तो उसको हम बोलेंगे नॉट इवैल्यूएटेड कैटेगरी। तो कुल मिलाकर 9 कैटेगरीज हैं विच यू हैव टू रिवाइज इन योर, दे आर गिवन इन योर नोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। So there are 2 methods of conservation of biodiversity. First one is in situ methods, and second one are ex situ methods. ठीक है, in situ methods and ex situ methods. तो नाम से क्लियर हो रहा है, in situ मतलब विद इन द हैबिटेट। जब ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटेट में ही आप कंजर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी जिन जंगलों में वो रह रहा है, या जिन ग्रासलैंड्स में वो रह रहा है, या जिन लेक्स या रिवर्स में वो रह रहा है ऑर्गेनिज्म, उसको वहीं पर ही कंजर्व करना। तो विद इन द नेचुरल हैबिटेट जब हम उसको कंजर्व करते हैं तो हम बोलते हैं इन सीटू मेथड, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल कंडीशन से बाहर निकालकर कैप्टिविटी यानी जू, बोटैनिकल गार्डन्स में कंजर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें पहला अगर हम बात करें इन सीटू मेथड्स की, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, sorry 4 methods. First one is your national parks. Second one are wildlife sanctuaries. Third one are biosphere reserves. And fourth one are sacred groves. तो 4 मेथड्स हैं ऑफ इन सीटू, और उनमें आते हैं आपको देखने को नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सेक्रेड ग्रुप्स। नेशनल पार्क्स बेसिकली आप देखते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है टू द वाइल्ड लाइफ। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको वाइल्ड लाइफ को जो दी जाती है वो नेशनल पार्क्स में दी जाती है, और इसमें जो है 2 तरीके के जोन्स आपको देखने को मिलते हैं। 2 जोन्स कैन बी सीन इन द नेशनल पार्क्स। एक होता है कोर जोन या कोर एरिया, और उसके आसपास आपको बफर जोन या बफर एरिया देखने को मिलता है। कोर जोन और बफर जोन, आपको 2 तरीके के जोन्स आपको नेशनल पार्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोर जोन में, नेशनल पार्क्स में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं करी जाती। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन द कोर जोन या कोर एरिया ऑफ द नेशनल पार्क। लेकिन बफर जोन में आप जो है कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं या इको टूरिज्म वहां पर आप कर सकते हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। विद द प्रायर परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसके साथ में आप परमिशन लेकर बफर जोन के अंदर इको टूरिज्म कर सकते हैं या साइंटिफिक रिसर्च आप कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन नेशनल पार्क्स में दी जाती है। और इंडिया की अगर हम बात कर ले तो इंडिया में टोटल इस समय 106 नेशनल पार्क्स दे आर प्रेजेंट। 106 नेशनल पार्क्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इस समय ये नंबर जो है हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, जनरली जो है इसमें बढ़त आपको देखने को मिलती है, लेकिन कई बार जो है कई सेंचुरीज को या वाइल्ड लाइफ पार्क्स को या नेशनल पार्क्स को सॉरी डी नोटिफाई भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स जो है इंडिया में 106 के करीबन नेशनल पार्क्स हैं। और सबसे पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पहले का नाम हेलीज नेशनल पार्क था, जिसको बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आए, जनरली ये पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन इन सिटू मेथड्स एंड एक्स सिटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से इसमें याद करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहले तो मेथोडोलॉजी में कि कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर नेशनल पार्क्स हैं तो उसमें एग्जांपल भी देना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है, उनका नंबर भी देना है। ठीक है, तो एक आपको मैंने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा कोई और आप जानते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो मुंबई में भी है। हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, गुड। और कोई बताइए? गिर नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, एंड इट इज नोन फॉर एशियाटिक लायन। ये एनिमल्स के बारे में भी याद करना है आपको, नेशनल पार्क्स के बारे में देखना है और उनसे रिलेटेड एनिमल्स के बारे में भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर प्रेजेंट है? असम के अंदर, एंड इट इज नोन फॉर राइनोस, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस। ठीक है, तो ये सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि नेशनल पार्क से क्या क्या एग्जांपल है विद द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इंडिया में करीबन 554 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी इस टाइम है, और इनमें आप देखते हैं कि जो कंजर्वेशन है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क थोड़ा सा कम कंजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। अब इसमें भी दो तरीके की जोन होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसमें भी आपको कोर जोन देखने को मिलता है और बफर जोन या बफर एरिया देखने को मिलता है। फिर इसमें भी कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं करी जाती, लेकिन इसमें जो फर्क आता है नेशनल पार्क से वो ये है कि यहाँ पर बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ करी जाती है। कौन कौन सी करी जाती है? पहला है ग्रेजिंग। ठीक है, दूसरा है कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड एंड फॉडर। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं बफर जोन के अंदर, और कोर जोन में अगेन नो ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आपका नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बेसिकली डिफरेंस है कि जहां पर नेशनल पार्क में बफर एरिया में भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं करी जाती सिवाय रिसर्च के या इको टूरिज्म के, तो लेकिन यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, फॉडर या ग्रेजिंग जो है वो अलाउ करी जाती है बफर जोन के अंदर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है आपका गुजरात में, विच इज नोन फॉर इट्स इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, इसी तरीके से केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केदारनाथ हिल्स में प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारी आपको एग्जांपल्स इसमें याद करके जाना, पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड in the program which is launched by UNESCO known as Man and Biosphere Program। एक यूनेस्को ने प्रोग्राम लॉन्च किया था 1979 में जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और उसी के अंतर्गत या उसी के अंडर जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बायोस्फीयर्स दे आर एस्टैब्लिश। ठीक है, और इंडिया में अगर हम बात करेंगे इनका नंबर इस समय 19 बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व्स के एग्जांपल। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका फंक्शन ये है कि वो लार्ज ट्रैक्ट या लार्ज एरिया को या पूरे लैंडस्केप को एक ही साथ में कंजर्व करते हैं।
तो पूरे लैंडस्केप को वो एक ही साथ में कंजर्व करते हैं आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और कई बार आप देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बांदीपुर नेशनल पार्क दोनों देखने को मिलेंगे। तो पूरे बहुत बड़े एरिया में आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो फैले होते हैं और पूरे लैंडस्केप को वो प्रोटेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको 3 जोन्स देखने को मिलती हैं, बाकी सब में 2 जोन्स थी, यहाँ पर 3 जोन आपको देखने को मिलती है। अगेन बायोस्फीयर रिजर्व में एक और एरिया होता है, उसके आसपास बफर एरिया होता है या बफर जोन होता है, और इसके अलावा एक तीसरी लेयर होती है बाहर की तरफ जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपस में डिस्कस ना करके मेरे से करिए कृपया करके, ठीक है। तो तीसरी जो जोन है जो बाहर की तरफ है वो है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो 3 जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। कोर एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, बफर एरिया में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड सच एज ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, फॉडर, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन में आप देखते हैं कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज एंड सस्टेनेबल हाउसिंग दे आर अलाउड व्हिच डजंट अफेक्ट योर कंजर्वेशन गोल्स, मतलब जिसकी वजह से कंजर्वेशन गोल्स आपके अफेक्ट ना हो, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ करी जाती हैं। यानी स्मॉल, माइक्रो या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश आप कर सकते हो जो कि नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन ना फैलता हो। जैसे आप जूट बैग्स बना रहे हैं तो वो सब यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर या रेजिडेंस पर्पस भी अलाउ करा जाता है, लेकिन जो कि सस्टेनेबल हो, वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी एक्टिविटीज ट्रांजिशन जोन में अलाउ करी जाती है, ठीक है। तो तीनों में अंतर जो डिफरेंस है वो ध्यान में रख लेना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है वो जरूर ध्यान में रखना। अब हम चौथे तरीके पे आते हैं, चौथे मेथड पर आते हैं, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। नेशनल पार्क में कोई भी जा सकता है, नेशनल पार्क में कोई भी जा सकता है। नेशनल पार्क में आप चीफ वार्डन की परमिशन लेकर इको टूरिज्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है उस जगह का, तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है, परमिट लेनी होती है। अगर आप कभी जिम कॉर्बेट भी गए हो तो वहाँ पे भी पहले आपको परमिट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं आप जा सकते। परमिशन कोई भी ले सकता है सर? परमिशन कोई भी ले सकता है, लेकिन वो लिमिटेड नंबर में ही टूरिस्ट को अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ में आप 100, 200, 300 जो है एक दिन में अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं। उनका एक नंबर होता है, फिक्स नंबर। सर बफर जोन के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? बफर जोन में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, नेशनल पार्क में सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब हम आते हैं सेक्रेड ग्रोव्स की तरफ, ओके। सेक्रेड ग्रोव्स जो है दे आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और दे आर पैचेस ऑफ लेक्स विच आर कंसिडर्ड एज वेरी सेक्रेड, ठीक है। तो इनमें माना जाता है कि यहाँ पर देवताओं का वास है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लकड़ी को काटेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों को हम सेक्रेड ग्रोव्स मानते हैं बिकॉज रिलीजियस बिलीफ्स उनके साथ में अटैच्ड होते हैं। और ये पूरी कंट्री में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो कन्याकुमारी तक हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। ये कुछ फॉरेस्ट पैचेस हैं जिनके साथ में रिलीजियस वैल्यूज जो है वो अटैच्ड होती है और इसी वजह से लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। और इससे क्या होता है, वहां पर जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है वो बच जाती है, ओके। तो ये ऐसे देखा गया है कि बाकी जगह से बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो गई, लेकिन सेक्रेड ग्रोव्स में अभी भी वो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एक एग्जांपल दूंगा, दिल्ली में एक पेड़ है जिसका नाम है गोंद कतीरे का पेड़, स्टर्कुलिया यूरेंस। गोंद कतीरा जो है उसका यूज होता है आपका फलूदा के अंदर, ठीक है। लेकिन ये पेड़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के पास में गुड़गांव, फरीदाबाद में एक सेक्रेड ग्रुप है जिसका नाम है मंगरबानी फॉरेस्ट, फरीदाबाद की पहाड़ियों पर है ये लोकेटेड। वहां पर ये मानता है कि वहां पर गडरिया बाबा का निवास है और वहां पर अगर कोई भी अपने जानवर को चराएगा तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो इस बिलीफ के कारण वो फॉरेस्ट जो है अभी भी बचा रह चुका है और वहां पर इस पेड़ के जो लास्ट रेमिनेंट्स है अभी भी देखे जा सकते हैं। तो बाकी जगह से वो खत्म हो चुका है, लेकिन उस जगह अभी भी ये बचा हुआ है। तो इन एरियाज को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स और इनको पूरी इंडिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि इनको महाराष्ट्र में जाना जाता है देवराय या देववंश, राजस्थान में इनको जाना जाता है विद द नेम ओरांस,
ओरान। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है और रिलीजियस बिलीफ की वजह से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो देवराय, देववंश या ओरांस अलग अलग नामों से इनको जाना। नेक्स्ट वी कम टू ex-situ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। ex-situ का मतलब होता है जहां पर हम ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कंडीशन से उसको बाहर निकालते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उसको कंजर्व करते हैं, तो इसको हम ex-situ मेथड बोलते हैं। ठीक है, कई बार वाइल्ड एरियाज में प्रेशर वाइल्ड लाइफ पर इतना ज्यादा होता है कि हम जंगलों में उस एनिमल को कंजर्व नहीं कर सकते, यानी वहां पर पोचर्स हैं या कोई और उन पर खतरा है, वाइल्ड फायर्स का खतरा है, तो इसकी वजह से कई बार हम जंगलों से उनको बाहर निकालते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उनको कंजर्व करते हैं। तो सच मेथड्स या नोन एज ex-situ मेथड्स। और इसके अंदर आते हैं आपको बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, थर्ड वन इज योर जीन बैंक्स। जीन बैंक्स, ठीक है, तो ये आपके 3 मेजर तरीके हैं ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। बोटानिकल गार्डन्स में प्लांट्स को कंजर्व करा जाता है, प्लांट्स की वैरायटीज को कंजर्व किया जाता है। नोएडा में एक बोटानिकल गार्डन है, मेट्रो स्टेशन भी है, सभी को उसके बारे में जानते हैं। इंडिया का सबसे पहला जो बोटानिकल एस्टैब्लिश किया गया था वो कोलकाता बोटानिकल गार्डन, कैलकाटा बोटानिकल गार्डन जो कैलकाटा में प्रेजेंट है। दूसरा है जूलॉजिकल पार्क, जिनको जू हम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एनिमल्स को खासकर कंजर्व किया जाता है और उनका कैप्टिव ब्रीडिंग चलाया जाता है। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है जहां पर इनक्लोज कंडीशन के अंदर उस एनिमल को अब आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं, उसके नंबर को इंक्रीज कराते हैं। और जब हम इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो कई बार दूसरे जू में या फिर वाइल्ड एरियाज में भी इनको वापस री इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स जो है खासकर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाते हैं। और थर्ड वन है जीन बैंक्स। जीन बैंक्स में एनिमल्स के स्पर्म्स, एग्स, टिश्यूज, जाइगोट्स या एम्ब्रियोस और इसके अलावा सीड्स, इनको कंजर्व किया जाता है। सीड्स, स्पर्म्स, एग्स, एम्ब्रियोस, इनको कंजर्व करके रखा जाता है या टिश्यूज को कंजर्व करके रखा जाता है इन द जीन बैंक्स। और इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि इसमें अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में अल्ट्रा लो टेम्परेचर यानी -193 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑर्गेनिजम्स के सीड्स, स्पर्म्स, एग्स, एम्ब्रियोस या टिश्यूज को स्टोर करके रखा जाता है। आजकल इवन आप देखते हैं जो बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है जो उसका कॉर्ड होता है जिससे वो जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको भी कई लोग जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें टेक्निक का इस्तेमाल होता है बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। और इसमें आप स्पर्म्स, एग्स, एम्ब्रियोस, टिश्यूज को बहुत लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। ओके, और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में -193 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पर इनको सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब एक और चीज पूछी जाती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ex-situ methods and what are the disadvantage of the ex-situ methods। तो बेनिफिट क्या होंगे ex-situ मेथड के, एक मैंने बताया आपको कि अगर सपोज वाइल्ड में उस ऑर्गेनिज्म पर इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है तो आप दूसरी जगह पर उसका एक पॉपुलेशन बेस तैयार कर सकते हैं और जब वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए जू के अंदर तो हम उसको री इंट्रोड्यूस बैक कर सकते हैं वाइल्ड में। फॉर एग्जाम्पल मंगोलिया में एक वाइल्ड हॉर्स था जिसका नाम था प्रिजेवाल्स्की हॉर्स और इसकी पॉपुलेशन वाइल्ड में बिल्कुल खत्म हो गई। तो फिर क्या हुआ, बाद में कैप्टिव ब्रीडिंग यानी जू के अंदर उसको आर्टिफिशियली ब्रीड कराया गया और जब उसका नंबर इंक्रीज हो गया तो वापस से इसको वाइल्ड में री इंट्रोड्यूस बैक किया गया। ठीक है, तो जू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसके अलावा बच्चों को अगर बताना होता है किसी एनिमल के बारे में, आप सीधा उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं ले जाओगे, जंगल के अंदर पकड़ कर नहीं ले जाओगे, सबसे पहले उसको जू में ले जाओगे। आपको भी आप देखा होगा कि जब आप छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में थे तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्कूल वाले आपको जू में लेकर गए थे, आपको बताया था कि ये एनिमल कैसा दिखता है। तो आपका एजुकेशन पर्पस के लिए
जू एंड बोटेनिकल गार्डन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम में जू बेसिकली एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट, ओके। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ द XC2 मेथड्स। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप देखते हैं जू के अंदर काफी ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। वहां पर लोग जो हैं एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे पत्थर भी मार रहे होते हैं एनिमल्स को, या उनको आर्टिफिशियली फीड करवाते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डिसएडवांटेज। दूसरा, आप देखते हैं कि एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स जो होते हैं जू के अंदर, जब उनको रखा जाता है तो कई बार वो पिंजरे में ही जो गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। या हाथी को आपने देखा होगा, वो एक जगह खड़े होकर अपनी सूंड को ऐसे ही वेव कर रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि दीज एनिमल्स दे आर अंडर मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिप्रेशन। आपको अगर एक पिंजरे के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा, आप अगर जू के अंदर या ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर पूरा खुला वातावरण हो और आपको एक जगह पर कंजर्व करके या एक जगह बंद करके रख दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल बी अंडर मेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिलती है, एनिमल्स दे कम अंडर डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये कोई डिसएडवांटेज है, बट फिर भी XC2 methods they play a very important role in captive breeding program. Captive breeding program. Okay. इसके अलावा we have to talk about some case studies which are given in your course, और उसमें पहले केस स्टडी है प्रोजेक्ट टाइगर। जल्दी से मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इनिशिएट किया गया था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, जो कि करीबन 1000 से नीचे इनकी पॉपुलेशन पहुंच गई थी 1970 में। तो उनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया गया था, और इसके तहत पूरे इंडिया में टाइगर रिजर्व्स दे आर एस्टैब्लिश्ड। टाइगर रिजर्व्स दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया। आज इन टाइगर रिजर्व्स का नंबर जो है 80 के करीब है, 80 टाइगर रिजर्व्स उसके आसपास जो है इंडिया में आपको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इसमें पूरे टाइगर हैबिटेट को कंजर्व किया जाता है। टाइगर अलॉन्ग विद देयर हैबिटेट, प्रे बेस, उनको पूरे तरीके से कंजर्व किया जाता है इन द वाइल्ड कंडीशन। और प्रोजेक्ट टाइगर को जो चलाने वाली एजेंसी है उसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इन्हीं की वजह से आज जो नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वाइल्ड है वो लगभग 2900 के करीबन जो है वो पहुंच चुका है। लगभग 3000 के करीबन जो है इंडिया में अब टाइगर्स जो है उनका नंबर पहुंच चुका है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, इसी तरीके से एशियाटिक लायन की भी कंजर्वेशन के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, और गिर नेशनल पार्क में इनका नंबर इस समय जो है वो 500 के करीबन पहुंच चुका है। इसके अलावा अपने नोट्स में पढ़ लेना प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। इट इज ऑल्सो देयर प्रोजेक्ट एलिफेंट, जहां पर जिसको चलाया गया था एलिफेंट के नंबर को कंजर्व करने के लिए, और एलिफेंट के जो एंशिएंट माइग्रेटरी रूट्स जो मैंने कल बताया था, एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है, उनको बचाने के लिए आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। इसके अलावा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम ये चलाया गया है क्रोकोडाइल के नंबर को स्टेबलाइज करने के लिए। इंडिया में 3 क्रोकोडिलियन स्पीसीज दे आर प्रेजेंट। पहला है आपका मगर क्रोकोडाइल, ठीक है, जिसको मगरमच्छ हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है पूरा वर्ल्ड में। इसकी जो लेंथ है वो करीबन 9 to 10 मीटर पहुंच जाती है। और तीसरा है घड़ियाल, ठीक है, नाम सुना होगा घड़ियाल का। उसका नाम घड़ियाल क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी जो स्नाउट होती है यानी नाक, उसके पास में पिक्चर जैसी यानी घड़े जैसी आपको शेप देखने को मिलती है, खासकर मेल्स में। इसी वजह से उसका नाम जो है घड़ियाल है। और ये ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस नहीं है घड़ियाल, क्योंकि वो फिशेस भी खाता है, क्योंकि उसका जो स्नाउट है वो काफी पतला होता है, वो फिशेस खाने के लिए ही बना है। तो इनका नंबर भी 1970 तक। हाँ, मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, 2 मिनट। बच्चे चले जाएंगे, वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बस जा रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है। चैप्टर मेरा कंप्लीट होने वाला था, इसलिए मैं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को इसलिए चलाया गया था कि जो लेदर मिलती थी इन क्रोकोडाइल से, उसकी वजह से इनका नंबर जो है 1970s में बहुत कम हो गया था। उसको रिस्टोर बैक करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो चला, ठीक है।